हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा मेरे ही केस की एक कहानी। ये कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें जो मेरे क्लाइंट थे उनको झूठी एफआईआर एक क्रिमिनल केस में फंसाया गया था। देखिए, ऐसा बहुत बार घटनाएं होती हैं कि हमारे जीवन में किसी न किसी को झूठे केस में अपराधी बनाया जाता है, बाद में वो अपराधी बाइज्जत बरी हो जाता है। मैं इस वीडियो में ये भी आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर किसी को झूठे केस में फंसाया जाए तो क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं आपके पास उस झूठे केस से निकलने के लिए या कंपनसेशन पाने के लिए। इस कहानी के जो पात्र हैं मेरे क्लाइंट, वो बिहार से थे। वो लुधियाना में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। एक किराना की शॉप चलाते थे। उनके 3 बच्चे थे। एक दिन अचानक उन्हें अपनी वाइफ घर पर नहीं मिलती। 2 दिन इंतज़ार करने के बाद, इधर उधर ढूंढने के बाद उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाई। इस गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उनकी वाइफ को सर्च करने के बजाय उन्हें ही तंग करने लगी और एक दिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने उन पर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने ही, मेरे क्लाइंट ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है। मेरे क्लाइंट को जब पुलिस कस्टडी में रखा गया तो उनसे एक डिस्क्लोजर, एक कन्फेशन भी पुलिस ने रिकॉर्ड किया। इस कन्फेशन डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग उनसे यह जबरदस्ती एडमिट करवाया गया कि मेरे क्लाइंट ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है। यह घटना करीब 2012-13 की आसपास की है। उसके बाद जो ये मेरे क्लाइंट थे, इनके फादर बिहार से आए और उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैं उनके बेटे को मिलने के लिए जुडिशियल कस्टडी में लुधियाना गया। मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि वो इनोसेंट है और उसने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया। उसने बहुत सारे फैक्ट्स मेरे से शेयर किए, डिस्कस किए। जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मुझे भी ये लगने लगा कि इसे झूठा फंसाया गया है और उसकी कहानी के आधार पर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसमें कुछ कमियां मुझे दिखी। उन सभी को आधार बनाकर मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कि जो ये इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस कर रही है, इसको, इस एफआईआर केस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसे सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फेयर, इम्पार्शियल नहीं है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो आपके क्लाइंट हैं वो एक अपराधी हैं और कानून में एक अपराधी को अपनी चॉइस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चूज़ करने का कोई अधिकार नहीं है। एक्यूज्ड या अपराधी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसकी केस की इन्वेस्टिगेशन किस एजेंसी से करवाई जाए। तो वो हमारी जो पिटीशन थी वो डिसमिस हुई। इसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक कमाल की चीज़ हुई। पुलिस को एक डेड बॉडी मिली। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में कोई नाला था। नाले के साइड में एक, जैसे अटैची होती है, बॉक्स, उस बॉक्स में से एक लेडी की डेड बॉडी रिकवर हुई पुलिस को। और पुलिस ने कहा कि ये मेरे क्लाइंट की वाइफ है। तो मेरे क्लाइंट ने लेकिन मुझे बताया कि ये जो डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर की है, ये लेडी उसकी वाइफ नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ तो काफ़ी थिन एंड स्लिम थी, जबकि ये जो लेडी की डेड बॉडी रिकवर हुई है काफ़ी बल्की और काफ़ी हैवी वेट थी। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि डेड बॉडी तो उन्हें ड्राई एरिया से रिकवर हुई है पुलिस को, क्योंकि अगर पानी से कोई डेड बॉडी रिकवर होती है तो कई बार फूल जाती है। क्रिमिनल लॉ में जब हम स्टडी करते हैं तो हम मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी स्टडी करते हैं। तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग, जो मर्डर और डेथ के रिगार्डिंग और डेड बॉडी के सिम्टम्स की जो सारी बातें थी वो मैंने सारी एनालाइज की, और मैं भी कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये जो डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर करी है ये मेरे क्लाइंट की नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक अजीब घटना ये हुई कि जो मेरे क्लाइंट की वाइफ थी, उसके जो ब्रदर थे, यानी कि मेरे क्लाइंट के जो ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने इस बॉडी को हॉस्पिटल में आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, ये हमारी सिस्टर की है। अब जो उनके ब्रदर थे, जब विटनेस बॉक्स में क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने उनका किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी आपके जीजा और बहन में झगड़ा देखा है?
उन्होंने कहा कि नहीं, हमने झगड़ते नहीं देखा, लेकिन झगड़े के बारे में सुना बहुत है। मैंने पूछा आपकी बहन ने कभी कोई पुलिस में कंप्लेंट आपके जीजा के खिलाफ की कि उन्हें वो तंग करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसी कोई कंप्लेंट की जानकारी नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि आपके जीजा ने आपकी बहन का मर्डर किया? तो उनके ब्रदर इन लॉ ने जवाब दिया, ये मैं शक के आधार पे कह रहा हूँ, और क्रिमिनल लॉ में ये सेट फार्मूला है कि सस्पिशन के आधार पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। केस चलता रहा। एक समय के बाद इस केस में मेरे क्लाइंट का एक्विटल हो गया। एक्विटल के बाद मेरा क्लाइंट लुधियाना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर बिहार चला गया। बिहार में वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। उसके 3 बच्चे थे, उनके साथ उनकी वो परवरिश करने लगा और अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहने लगा। साल 1.5 साल बीतने के बाद उसके जो माँ बाप थे, उन्होंने मेरे क्लाइंट की दूसरी शादी कर दी। अब इस दूसरी वाइफ से 2 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चे पहली वाली वाइफ से थे, 2 बच्चे इस वाइफ से हो जाते हैं। लेकिन जब ये 2 बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद एक विचित्र घटना घटती है कि जो मेरे क्लाइंट की फर्स्ट वाइफ थी, जिसको बताया गया था कि उसका मर्डर कर दिया गया, वो लौट आई। वो किसी तरह मेरे क्लाइंट के घर बिहार पहुंची और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जिस मकान में किराए पर वो रहते थे लुधियाना में, उसकी जो मालकिन थी, जो लैंड लेडी थी, उसने मेरे क्लाइंट की वाइफ को आगे सेल कर दिया था, या कहीं पर जैसे कोठे पर भेज देते हैं, ऐसे गलत जगह पे कहीं उसको बंदी बना लिया गया था और किसी गलत कार्यों में उसे भेज दिया गया था। यहाँ पर जो फर्स्ट वाइफ थी वो एफिडेविट देती है अपने हस्बैंड को कि मैं किसी भी स्टाम्प पेपर लिखने को रेडी हूँ, ये सारी चीज़ें। तो मेरा जो क्लाइंट था वो पंजाब पुलिस से कांटेक्ट करता है कि आपने मेरे साथ गलत किया और ऐसे ऐसे मेरी वाइफ लौट आई। तो पंजाब पुलिस से उसको धमकियाँ मिलने लगी, ऐसा मेरे क्लाइंट ने कहा। तो जो ये क्लाइंट था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, अपनी वाइफ के ज़िंदा होने के सबूत लेके मेरे पास पहुंचा कि मुझे कंपनसेशन दिलवाइए, और कहने लगा कि मुझे पंजाब पुलिस से खतरा है। उसने एक चीज़ और बताई कि लुधियाना में उसने एक प्लॉट परचेज़ किया था 100 स्क्वायर यार्ड का, उस पर भी अब किसी और का कब्जा है और वो प्लॉट लेने की हैसियत में भी नहीं है, मतलब उसका पोजीशन वो नहीं ले पाएगा। तो अब यहाँ पर एक देखने वाली बात ये थी कि जो मेरे क्लाइंट के साथ घटित हुआ, ये झूठे केस में उनको फंसाया गया, उनके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हनन हुए। संविधान में फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। अब एक वीडियो में मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिट है वो तब एंटरटेन होती है आर्टिकल 32 में जब मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि आप डायरेक्ट अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आप अपनी रिट पिटीशन डालिए, पंजाब पुलिस को पार्टी बनाइए और जितने भी गिल्टी पीपल हैं उन सबको उसमें ऐड कीजिए, और होम सेक्रेटरी लेवल अधिकारी जो स्टेट ऑफ पंजाब है, थ्रू होम सेक्रेटरी, उन सबको पार्टी बनाकर कंपनसेशन की डिमांड करें। ये बातें कोविड के आसपास की हैं, 2020 के आसपास की। तो मेरे क्लाइंट ने एक दिल्ली के एडवोकेट से कांटेक्ट किया। उन्होंने कुछ समय मांगा क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट थे जो वो ट्रांसलेट भी होने थे। उनको ओरिजिनल पेपर्स इस क्लाइंट ने सारे के सारे हैंड ओवर कर दिए और वो बिहार चला गया। जो एक रीजनेबल फीस थी वो दे चुका था। अब यहाँ पर फिर एक मिसफॉर्चून होता है मेरे क्लाइंट के साथ, यानी कि जो एडवोकेट थे वो अपेक्स कोर्ट के, उनकी कोविड में डेथ हो जाती है। अब जब ये डेथ हो जाती है तो मेरे क्लाइंट ने उसके टेलीफोनिकली उनके फादर से कांटेक्ट किया, उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो फाइल उनके रिकॉर्ड रूम में नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो मेरे क्लाइंट की जो उम्मीदें थी कंपनसेशन पाने की, एक सिस्टम के अगेंस्ट जाने की,
वो सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अब इसको भाग्य कहेंगे, मिसफॉर्चून कहेंगे, जो भी है। यहाँ पर लेकिन मैं एक चर्चा आपसे करूँगा कि जब भी कोई फर्जी केस किया जाता है तो एक सिविल सूट डालने के लिए रेकमेंड करता है एडवोकेट। जैसे मान लीजिए किसी पर झूठा क्रिमिनल केस फाइल हो जाए और बाद में वो बरी हो जाता है, बाइज्जत बरी हो जाते हैं, या बरी होने से पहले ही आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है, एविडेंस है कि आप इनोसेंट हैं, तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता हूं कि सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल कीजिए। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस आपके साथ कर रही है, वो मेलिशियस है। इसमें मैं अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता हूं कि आप कंप्लेनेंट को पार्टी बनाइए, कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पार्टी बनाइए, जिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर्ड की है उसको पार्टी बनाइए, उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ जो हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसको पार्टी बनाइए, और कंसर्न स्टेट को पार्टी बनाइए थ्रू होम सेक्रेटरी, बिकॉज होम सेक्रेटरी पुलिस का सबसे बड़ा हेड होता है, वो बेसिकली सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। इंडिया में सूट फॉर डैमेजेस फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन बहुत कम केसेस में फाइल किया जाता है। इसका एक बड़ा रीज़न है कि लोग क्रिमिनल केस से एक्विटल होने के बाद ये सोचते हैं कि पुलिस के पंगे में क्यों ही फंसे, बड़ी मुश्किल से आफ्टर मैनी ईयर्स तो इंसान बरी होता है। तो बरी होने के बाद वो फील करता है कि नहीं यार, मुझे पुलिस के खिलाफ नहीं जाना, मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उनको भी ये रियलाइज़ होता है कि हम अगर किसी के खिलाफ गलत करते भी हैं तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनको मन में ये रहता भी है, इसीलिए गलत केसेस दर्ज भी किए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरा पुलिस सिस्टम गलत है, लेकिन ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि जहां पर गलत एफआईआर भी रजिस्टर्ड की जाती हैं। ये जो सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है, इसमें दो अड़चनें आती हैं। एक तो लिमिटेशन एक्ट, यानी कि इस केस को फाइल करने का समय 1 साल है। अब वो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है या फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विटल है, ये एक डिबेटेबल इशू है। सेकंड, कोर्ट फीस एक्ट एक इसमें रिस्ट्रेंट क्रिएट करता है। यानी कि मान लीजिए आप 50 लाख रुपीस एज ए कंपनसेशन डिमांड करते हैं कोर्ट से, तो हर राज्य की एक कोर्ट फीस, सरकारी फीस तय है, पहले वो आपको ट्रेजरी में, उस गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, उस स्टेट की ट्रेजरी में जमा कराना पड़ेगा, तब जाके आपका सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन रन करेगा। तो कई बार क्या होता है कि आप इनोसेंट थे, ऑनरेरी एक्विटल भी हो गया, आप सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोर्ट फीस जमा कराने के पैसे ही नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा कि जो पब्लिक है वो, या जो एक्यूज्ड बाद में इनोसेंट है, जो वो बाइज्जत बरी होता है, तो वो अवॉइड करता है सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल करने से। तो जीवन में ना कई बार अनएक्सपेक्टेड विचित्र घटनाएं घटती हैं, उन सब का जिक्र मैंने आपसे किया, मतलब एक ऐसी कहानी मैंने उस पर बेस्ड आपको सुनाई। और आप अगर बाइज्जत बरी होते हैं किसी क्रिमिनल केस के अंदर, सूट फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन आप फाइल कर सकते हैं। सूट फॉर डैमेजेस बेसिकली ऑन अकाउंट ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये सिविल लॉ में एक रिमेडी है। आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से कि मेरी मानहानि हुई है। जब भी आप सूट फॉर डैमेजेस फाइल करेंगे ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये बताना पड़ेगा कोर्ट को कि मार्केट में मेरा स्टेचर क्या है, स्टेटस क्या है, मैं किस स्टेटस का आदमी हूं। क्योंकि जो गलत केस आप पे दर्ज हुआ उसकी वजह से लॉस ऑफ रेपुटेशन जो आपको हुआ। क्योंकि देखिए, जब भी आप डैमेजेस की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, तो दो तरह के डैमेजेस होते हैं, एक लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जिनको आप पेपर पे कैलकुलेट कर सकें, जो आपका सीए कैलकुलेट करके दे देगा। आपने एडवोकेट्स को फीस दी, गलत केस की वजह से आपको मेंटल ट्रॉमा हुआ, डिप्रेशन में आप गए, आपका ट्रीटमेंट चला, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो सारे बिल्स आपके पास होंगे। इनको हम कहेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। एक डैमेजेस होते हैं जिनको कभी काउंट ही नहीं किया जा सकता, जैसे लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ हरासमेंट, सफरिंग्स, ये सारी की सारी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में कवर होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी आपके खिलाफ कोई गलत एफआईआर हो, बाइज्जत आप बरी हों या बाइज्जत बरी भी नहीं हुए, अभी आपका केस चल रहा है और आपके पास एम्पल प्रूफ है, सफिशिएंट प्रूफ है कि आप गिल्टी नहीं हैं, आप इनोसेंट हैं, तो आप
FIR रजिस्टर्ड होने के 1 साल के अंदर अंदर भी ये केस डाल सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यह सजेस्ट किया जाता है कि पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट यानी कि चालान प्रेजेंट करने दीजिए, पहले कोर्ट के अंदर कंप्लेनेंट को एग्जामिन होने दीजिए, उसके बाद सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल करें। तो ये एक सिविल लॉ में रेमेडी है अगेंस्ट पुलिस ऑफिशियल्स, अगेंस्ट कंप्लेनेंट। तो यही एक रास्ता है जब भारत के लोग, जब सिटीजन इंडिया के अपने ऊपर गलत केस होने के बाद, चाहे वो कोई सर्विस मैटर में उनके खिलाफ गलत चार्जेस लगे हैं, फॉल्स चार्जेस लगे हैं और वो इनोसेंट अपने आप को साबित कर सकते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केस कोई उनके खिलाफ दर्ज हो, तो सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी कि सिविल केसेस में जाकर आप डैमेजेस कंपनसेशन मांग सकते हैं। ये राइट आपके पास है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए इसकी यूटिलिटी रहेगी। थैंक यू।